हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे अपनी। आज हम जो नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और उसका मैं आपको इंट्रोडक्शन आज दूंगा और बताऊंगा उस कॉन्सेप्ट को, उस पूरे टॉपिक को कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, तो केमिस्ट्री के अंदर मेन चीज़ है जो बड़े बड़े टॉपिक्स होते हैं, अच्छे खासे जो टॉपिक होते हैं, अच्छा खासा जिनका वेटेज होता है, उनमें से एक टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, दूसरी बात क्या है, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ही। जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ें तो उससे पहले आपको इसका बेसिक चैप्टर आना चाहिए। इसका बेसिक चैप्टर क्या है सर? इसका बेसिक चैप्टर है रिडॉक्स केमिस्ट्री के बारे में आपको पता होना चाहिए। रिडॉक्स रिएक्शंस कैसे होती हैं, और रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन किसको कहेंगे, रिडक्शन किसको कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, ये सब आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा। और जब भी आप केमिस्ट्री के अंदर फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हो? फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर देखते हो, है ना। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर क्या समझना शुरू करते हो कि फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या देखनी होती है। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आपको कुछ टॉपिक्स को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना होगा, जिनमें कुछ होंगे बिल्कुल बेसिक टॉपिक्स, बिल्कुल ही खतरनाक बेसिक, बिल्कुल ही बेसिक वाले टॉपिक। बेसिक टॉपिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे देखिएगा। बेसिक टॉपिक्स में आते हैं, सबसे पहले आपको आना चाहिए यूनिट का कन्वर्जन। आप किस तरह से यूनिट्स को कन्वर्ट कर सकते हो एक यूनिट से दूसरे यूनिट के अंदर। ठीक है, दूसरी बात आपको आना चाहिए मोल कॉन्सेप्ट, थोड़ा बहुत इसका आइडिया होना चाहिए। और लास्ट चीज आती है वो है रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब रिडॉक्स केमिस्ट्री, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है, बेसिक टर्म्स हैं जो आगे जाके किसी भी बड़े चैप्टर को डिफाइन करती हैं। ये दोनों चीज़ समझ आ गई? ओके। अब देखिए, आप जब भी आप फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ेंगे तो बड़े बड़े जो टॉपिक्स हैं उनके लिए आपको इन सब की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे रिडॉक्स केमिस्ट्री, अगर आपको समझ आ गया, बैलेंस कैसे करेंगे, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, ये सब कैसे होगा, वो सब चीज़ें आप यहाँ पे अप्लाई करोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। इसको भी हम आगे देखेंगे तो 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करके पढ़ते हैं। ओके, मोल कॉन्सेप्ट ऑब्वियसली हर जगह लगता रहता है, यहाँ भी लगेगा। यहाँ पे फॉर्मूला वगैरह देखेंगे तो वहाँ पे भी मोल कॉन्सेप्ट इसके अंदर लगने वाला है, वो भी आपको समझ आना चाहिए। तीसरी चीज़ क्या है, जब आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो कुछ बड़े बड़े टॉपिक्स होते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। कौन कौन से होते हैं वो देखो। कुछ बड़े टॉपिक्स जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स, आप 11th के अंदर पढ़ लेते हो, ये एक बड़े टॉपिक्स में से एक है, और क्वेश्चंस आते हैं भर भर के, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स जो आपका अभी फिनिश भी हुआ है, और केमिकल काइनेटिक्स आप किस तरह से स्टडी करोगे, वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बड़े टॉपिक्स हैं ये। ठीक है, इक्विलिब्रियम, केमिकल वाला भी और आयनिक वाला भी, 2 तरह के इक्विलिब्रियम है। कौन से? आयनिक वाला इक्विलिब्रियम और केमिकल वाला इक्विलिब्रियम, दोनों इक्विलिब्रियम है। ओके, फिर ये वाला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मतलब क्या है, मैं कैसे फिजिकल केमिस्ट्री को आपके सामने बिछा के रख रहा हूँ, कैसे मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये टॉपिक्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कब हो जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट? कुछ 12th में आपने पढ़े होंगे, कुछ 11th में आपने पढ़े होंगे, जब आपको इन बड़े टॉपिक्स में से 2-2 नंबर के 2 या 3 क्वेश्चंस इसमें आते हैं, 2 या 3 क्वेश्चंस इसमें आएंगे ही। ये छोटे क्वेश्चंस 1-2 क्वेश्चन इनके अंदर आ जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से हमेशा आएगा, जरूर आने वाला है क्वेश्चन। कोई भी एग्जाम ले लो आप, केवल IIT JEE नहीं, नीट, एम्स और IIT एडवांस, ठीक है, उसके ऊपर चले जाओ, IIT JAM के अंदर चले जाओ, वहाँ पे भी क्वेश्चन जरूर आता है। उसके ऊपर चले जाओ, नेट गेट, वहाँ पे भी क्वेश्चन आता है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है जिसको आपको अच्छे तरीके से पढ़ना ही होगा, क्योंकि
इसके क्वेश्चंस हर एक एग्जाम के अंदर आते ही हैं, इसको आप छोड़ नहीं सकते हो। तो ये आप बड़े टॉपिक्स हैं ये, इनको कवर करने के लिए आपको ये 3 टॉपिक आने चाहिए। देखो फिजिकल केमिस्ट्री को अगर आपको कभी पढ़ना है तो फिजिकल केमिस्ट्री में एक बड़ी बात होती है कि आप कोई भी टॉपिक कहीं से भी उठा के पढ़ सकते हो। फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे मेन बात यह है कि आप कोई भी टॉपिक कहीं से भी उठा के पढ़ सकते हो, बशर्ते आपको ये 3 बेसिक टॉपिक्स आने ही चाहिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आप थोड़ा ऐसा कर सकते हो, कैसे? अगर आपको पीरियोडिक टेबल आती है, केमिकल बॉन्डिंग आता है, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में आपको थोड़ी नॉलेज है, तो आप इनऑर्गेनिक के अंदर पढ़ाई कर सकते हो एसपी ब्लॉक के बारे में, ठीक है। उसके आगे जो चीज़ें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को उनको पढ़ सकते हो, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता, वो एक सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ में हमें पढ़ना होता है। पहले जीओसी पढ़ी, फिर आईयूपीएसी पढ़ी, फिर आइसोमेरिज्म पढ़ी, फिर रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ी, उसके बाद में आगे सब हाइड्रोकार्बन जो भी होता है सारा का सारा, अमाइंस, कार्बोनिल ग्रुप, सब ये सब चीज़ें पढ़ते हैं, फिर बाद में मॉलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल्स, इस तरह से हम स्टडी करते हैं। मतलब क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ना है तो 3 चीज़ें आपको आनी चाहिए। आप अगर आपने 11th में सब चीज़ें पढ़ी हैं तो आप उसको रिवाइज करके आना, और फिर आप ये बड़े को टॉपिक कोई भी कवर कर सकते हो। इनऑर्गेनिक में भी ऐसे करते हो, जीआईसी आपको आनी चाहिए, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक स्ट्रक्चर, फिर आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या आती है आपके पास, जो आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो आपको सिस्टमेटिक ही पढ़नी पड़ती है, बीच में उठा के कहीं आप ऐसा डायरेक्टली रट्टा ही रह जाता है, फिर वो कुछ बच भी नहीं जाता। तो अगर आपको केमिस्ट्री समझनी है, केमिस्ट्री को अगर सीखना है कि केमिस्ट्री हमारी लाइफ में कैसे स्प्रेड हुई पड़ी है, कहाँ कहाँ केमिस्ट्री लग रही है ना। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाना है तो स्टेप वाइज बढ़ना पड़ेगा, फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाना है तो बेसिक टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे, उसके बाद में आप किसी मेन टॉपिक पे जा सकते हो, ठीक है। इसको एक बार नोट करो। इसको आप नोट कर लो, है ना। नोट कर लो इसको आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ गया? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब देखो आगे कैसे करेंगे, इतना समझ आ गया तो आपको। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझने से पहले आपको 3 चीज़ें आनी चाहिए, उनमें से तीनों टॉपिक्स आपके सामने हैं, ठीक है। अब देखो अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़नी है तो इसमें एक मेन जो टॉपिक है आपको वो आना चाहिए, उसको कहते हैं हम रिडॉक्स केमिस्ट्री, और बार बार वो हर जगह ये लगने वाला है, ठीक है। जहाँ जहाँ लगता रहेगा मैं उसको आपको समझाता रहूँगा, चीज़ों को सिखाता भी रहूँगा बीच बीच में, क्योंकि बार बार लगेगा रिडॉक्स केमिस्ट्रीज के अंदर। आपको रिडॉक्स के अंदर 2-3 चीज़ें आनी चाहिए। पहली चीज़, आप ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर सकते हो, ऑक्सीडेशन स्टेट आपसे कैलकुलेट करनी आती हो। दूसरा, आपके सामने कोई भी रिएक्शन है आप उसको देख के बोल सकते हो कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ये रिडक्शन रिएक्शन है। अगर इन दोनों में से आपको नहीं आता तो आपको कुछ प्रॉब्लम है, वहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। तीसरी चीज़, आपको रिएक्शंस को बैलेंस करना भी आना चाहिए। 3 चीज़ें आपको जरूर आनी चाहिए। देखो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे जाते हैं कि आप डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन क्या है किसकी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है, कैसे हम डिफाइन करेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ये जो ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मतलब देखो जब हम रिडॉक्स को पढ़ते हैं, बेसिक में बता रहा हूं, बिल्कुल बेसिक में ले जाके रिडॉक्स को पढ़ते हैं तो कैसे तोड़ते हैं इसको, रेड या रेड प्लस ऑक्स, मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, कुछ इस तरह की बातें होती हैं, ठीक है। इसी तरह से हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को भी तोड़ सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को जब भी आपको तोड़ना है तो आपको कैसे तोड़ना है, देखो यहाँ से तोड़ सकते हो आप इसको बिल्कुल आसानी से। इलेक्ट्रॉन प्लस
केमिस्ट्री, इसके बारे में बात करेंगे हम। अच्छा, मतलब क्या हुआ, द केमिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कुछ केमिस्ट्री के बारे में बताया, लेकिन इससे भी कुछ चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ नहीं आती है। फिर हमें क्या करना होगा, देखो हमारे पास में जो एनर्जी होती है उसको हम कई तरीके से, हम ऑब्वियसली एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते हैं, उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म किया जाता है। ठीक है, इतनी चीज़ समझ आई। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन से एनर्जी निकलती है, जब इलेक्ट्रॉन्स चलना शुरू करते हैं, तो वहाँ पे हमने पढ़ा है फिजिक्स में कि इलेक्ट्रॉन्स अगर चलना शुरू हो गए तो उसकी डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी चलती है ना। इसी को ही बोलते हैं हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, और केमिस्ट्री में के अंदर अगर हम बात करेंगे तो कौन सी एनर्जी होती है उसके अंदर, केमिकल एनर्जी। दोनों ही चीज़ें समझ आ गई, वेरी गुड। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किसमें, इसमें, और केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं हम इसमें। मतलब इन दोनों एनर्जीज को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। कैसे, क्या, देखो केमिकल एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, तो हम लिखना शुरू करेंगे, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which electrical energy is converted into chemical energy and chemical energy is converted into किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। समझ आया। तो इसको बोलते क्या है, इज कॉल्ड क्या, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। समझ आया क्या, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कैसे लिखते हैं। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखते हैं कि केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। समझ आया, नोट कर लो इसको। केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और केमिकल एनर्जी को इसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो सब हम अंदर देखेंगे, जब इसके अंदर अच्छे तरीके से इसको पढ़ेंगे तो वहाँ पे सब चीज़ें आ जाएंगी। समझ आया, ओके। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझ आया, कैसे हम इसको इंट्रा कन्वर्ट करते हैं, कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, ये सब चीज़ों को आपको समझ आ गया होगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो उसके बाद में जब भी हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को इस तरह से डिफाइन करते हैं तो उसके अंदर आपके पास में दो ही चीज़ें आई हैं, केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, कहाँ कहाँ पे इनके यूजेस हैं, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। या फिर मैं कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्या इम्पोर्टेंस है हमारी असल ज़िंदगी में। अगर हमें ये चीज़ पढ़नी होगी तो उसके लिए हमें कुछ देखनी होगी इसकी एप्लीकेशंस। तो आइए सीखते हैं कि एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ इसको यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की एप्लीकेशंस क्या क्या है, कहाँ कहाँ उनको यूज़ कर सकते हैं हम। ठीक है, तो हेडिंग डालो आप नेक्स्ट वाला, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो डालिए एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की एप्लीकेशंस क्या क्या हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और बहुत डिटेल में होती है, बहुत जगह पे होती है। जहाँ जहाँ भी आप अपनी लाइफ के अंदर रोशनी फील करते हो, रोशनी या फिर लाइट जैसे आती है आपके पास में इनडायरेक्ट वे में, सन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, है ना, वहाँ पे कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूज़ होगा सर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होंगी, कैसे कैसे होंगी, आइए देखते हैं। देखो, जितनी भी चीज़ें आपके सामने दिखती हैं जिसमें बैटरी पड़ती है, ठीक है, वो सारी की सारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक एग्जाम्पल होती है। कैसे सर? देखो, अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है तो मोबाइल फ़ोन के अंदर भी ऑब्वियसली बैटरी पड़ी होगी। तो वो बैटरी जिस चीज़ पे काम करती है, जिस प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, और बैटरी और कहाँ कहाँ पे पड़ती है, बैटरी कहाँ कहाँ पे पड़ती है, कैमरे के अंदर, मोबाइल के अंदर बैटरी पड़ती है, कैमरे के अंदर वो बैटरी पड़ती है, रिमोट के अंदर बैटरी पड़ती है। ठीक है, जहाँ जहाँ भी बैटरी का यूज़ होगा वहाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूज़ की जाती है। अगर बैटरी के बारे में बात करेंगे तो बैटरी देखो कहाँ कहाँ पड़ती है, बैटरी कहाँ कहाँ पड़ती है, मोबाइल के अंदर पड़ती है। ठीक है, मोबाइल्स वगैरह यूज़ करोगे उसके अंदर, रिमोट के अंदर, ठीक है, और कैमरेज के अंदर भी पड़ती है अब तो। ठीक है, और कहाँ कहाँ के पड़ सकती है, इन्वर्टर। ठीक है, इस तरह की जो चीज़ें होंगी जहाँ पे बैटरी यूज़ होगा, बैटरी का यूज़ किया जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की एक एप्लीकेशन होगी। कैसे होगी, कहाँ होगी, वो मैं आपको बता चुका हूँ। क्या केवल बैटरी ही यूज़ करते हैं, वहीं पे ही इसका यूज़ होता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, अगर आपको सोलर एनर्जी, मतलब सोलर एनर्जी को अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलना है, आपको पता भी होगा कि आपके पास में अगर छत के ऊपर सोलर पैनल्स आपने लगे हुए देखे होंगे, तो जो सोलर सेल्स उसके अंदर यूज़ होती है वो भी एक बेहतरीन एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। ठीक है, तो इन द सोलर सेल इंडस्ट्री कैसे होगा, देखो, सोलर पैनल्स उनके अंदर इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, और अभी तो कुछ मेट्रोज के अंदर भी यूज़ किया गया है। जो मेट्रो होती है उनके ऊपर की तरफ एक प्लेटिंग कर दी जाती है जहाँ पे सोलर सेल्स बिछा दी जाती है। सन की लाइट उसके ऊपर पड़ती है, सोलर सेल के अंदर प्रोसेस होती है, पूरी मैकेनिज्म होती है, वही हम सीखने वाले हैं कैसे होती है, और वहाँ से अंदर जो लाइट्स वगैरह जलती हैं वो सोलर सेल, मतलब इस एनर्जी को कन्वर्ट करने के बाद ही चलती है। सोलर पैनल्स के अंदर बनती है, मेट्रोज के अंदर लगा सकते हैं हम। अभी 2-3 दिन पहले ही मध्य प्रदेश में, कहाँ पे, मध्य प्रदेश के अंदर क्या करा गया है, मध्य प्रदेश के अंदर करा गया है कि एक रीवा मेगा सोलर प्लांट बनाया गया है। ये क्या करेगा,
सोलर सेल्स जो है केमिकल एनर्जी या फिर सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे, केमिकल एनर्जी के थ्रू उसको कन्वर्ट कर देंगे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। तो ये सब चीज़ें इसका ही एग्जाम्पल है। सब चीज़ें किसका एग्जाम्पल है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही एग्जाम्पल है। क्या केवल इतना ही है? नहीं, और भी है। देखो कैसे। अगर मैं बात करूं इंडस्ट्रीज की, है ना, अगर मैं बात करता हूं इंडस्ट्रीज की, तो इंडस्ट्रीज में क्या होगा? इंडस्ट्रीज में कैसे? देखो, जहां भी आपको व्हीकल चलाने होते हैं, व्हीकल जैसे आपको फॉसिल फ्यूल से अगर व्हीकल चलाओगे तो उससे पोल्यूशन होता है। तो आपने सोचा कि जो बैटरी आ गया ना दोबारा से, बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स, जो ई रिक्शास वगैरह चलती है, एग्जाम्पल देखो किसका? ई रिक्शा, इस तरह की चीजें चलती हैं, उनके अंदर भी हम इंडस्ट्रीज के अंदर देख सकते हैं कि पूरा व्हीकल के ऊपर इंडस्ट्रीज बनी हुई है, वहां पे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूज कर सकते हैं। क्या केवल इतना ही? नहीं, और भी है सर। क्या मेडिकल फील्ड में भी यूज करा जा सकता है इसको? मेडिकल फील्ड के अंदर कैसे? देखो, अगर आपका हार्ट के बारे में बात करें तो उसके कुछ चैम्बर्स होते हैं, आपको कुछ नॉर्मल सा आइडिया होगा, कुछ चैम्बर्स होते हैं। लेकिन जब हम यंग होते हैं तो हमारे हार्ट के चारों चैम्बर्स अच्छी तरीके से वर्क करते रहते हैं, पंप करते रहते हैं ब्लड को, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, हमारी एज बढ़ती रहती है तो जो उसकी पंपिंग कैपेसिटी होती है, जैसे अगर वो इस तरह से पंप करना चाहिए, 72 बीट्स देनी चाहिए उसको 1 मिनट के अंदर, वो धीरे धीरे कम होने लगता है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। अगर हमें उस चीज़ को कंटिन्यू कराना है, प्रॉपर तरीके से वो काम करे, इस चीज़ पे फोकस करना है। हार्ट के बारे में, हार्ट मतलब इंसान के अंदर भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूज़ है। कैसे? अगर हार्ट अच्छी तरीके से काम ना करे तो वहाँ पे आप एक डिवाइस लगा सकते हो। उस डिवाइस को क्या कहते हैं? उस डिवाइस को हम बोलते हैं पेसमेकर। कैसे पेसमेकर? देखो, इसके अंदर एक छोटी सी बैटरी लगी होती है, वो क्या करती है, जब हार्ट ऐसे धीरे धीरे पंप करता है, धीरे धीरे पंप कर रहा है, धीरे धीरे पंप कर रहा है, तो आपको क्या करना है, उसको नॉर्मल स्पीड पे लेके आना है। तो उसमें एक वाइब्रेशन छोड़ता है जिससे कि हार्ट अच्छे तरीके से पंप करने लगता है। इसके अंदर, हार्ट के अंदर इसको लगाया जाता है। कहाँ पे किया जाता है इसको यूज़ इन हार्ट, दिल के अंदर इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। और वहाँ पे इसको लगा दिया जाता है। मानिए इसको यहाँ पे छोटा सा होता है, आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं, उसके अंदर लिथियम बैटरी या कोई अच्छी बैटरी पड़ी होती है। इसका बहुत ज़्यादा टाइम होता है, कई साल तक ये चल सकती है। अगर ये हार्ट की बैटरी अगर ख़राब हो जाए, एक टाइम ऐसा आता है जब ये बंद हो जाएगी, तब आपको इसको दोबारा से दूसरी बैटरी या फिर दूसरा पेसमेकर इसके अंदर लगवाना पड़ेगा। तो ये है मेडिकल फील्ड के अंदर जो कर सकते हैं, इसको बैटरी का यूज इसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जो है इसको नोट करके रखो, बैटरी यूजेस के अंदर जहाँ भी बैटरी होंगी वहाँ सब जगह इसको यूज किया जा सकता है। सोलर सेल्स के अंदर यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जितनी भी सोलर सेल्स आप देखते हो वहाँ पे सबको यूज कर सकते हो। इंडस्ट्रीज के अंदर बेहतरीन सोर्स ऑफ इनकम, बेहतरीन। और मेडिकल फील्ड में तो तुम क्या ही बोलोगे, मेडिकल फील्ड में तो हार्ट के अंदर तक इसको यूज़ किया जाता है, दिल के अंदर तक इसको यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इतना बड़ा एग्जाम्पल है, इतना बड़ा इम्पोर्टेंस है। आप कुछ भी लाइट घर के अंदर जो चलती है ना, अगर आपके पास में बिना बिजली से चलने वाले जो भी ऑपरेटर्स हैं, उनसे भी आप चीज़ देख सकते हो कि ये चीज़ होती हुई दिखाई देगी आपको, ठीक है। तो ये किस तरह के एग्जांपल्स हुए बैटरी यूजेस में, सोलर सेल इंडस्ट्रीज के अंदर, इंडस्ट्रीज जो बैटरी ऑपरेटेड होते हैं उनके अंदर, और मेडिकल फील्ड में इसको कैसे करते हैं। अब एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको लिखवाऊंगा, इतना नोट कर लो पहले। मेडिकल फील्ड हो गया है, इंडस्ट्रीज के अंदर हो गया है, सोलर इंडस्ट्रीज के अंदर हो गया, बहुत बड़े लेवल पे पैसा कमाया जाता है इस इंडस्ट्रीज के अंदर।
बहुत बड़ा एग्जाम्पल और बड़े तौर के ऊपर इसको यूज़ भी किया जाता है। चारों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ पे इनको यूज़ किया जाता है। अब इसमें एक बहुत बेहतरीन स्कोप है जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बेस पे चलता है, ठीक है। वो कैसा है, आगे आने वाले टाइम में वो फ्यूचर होगा ट्रांसपोर्टेशन का। मतलब अगर हमें अभी मुंबई से पुणे जाने में 2 घंटे लगते हैं, तो आगे आने वाले टाइम में हम केवल 15 मिनट में इतनी बड़ी डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। उसका नाम होता है हाइपरलूप। हाइपरलूप के अंदर भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसको पहले नोट करो आप। और ये तो अभी हुआ है 2020, कुछ दिन पहले की खबर है, 1 वीक पहले में ये बनाया गया है। बहुत बड़ा लेवल पे इसको प्लांट को बनाया गया है, जहाँ पे सोलर एनर्जी से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्जन करते हैं, ठीक है। नोट करो उसको। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई, ओके। अब आप एक बात बताओ कि क्या केवल इन सब चीज़ों के अलावा रिसर्च में इसका यूज़ नहीं होता है? ऑब्वियसली होता होगा, रिसर्च में भी बेहतरीन यूज़ होता है इसका। कैसे होगा, क्या होगा, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, इतना आपको समझ आ गया, नोट कर लिया होगा आपने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं चीज़ों को। है ना, देखो कैसे। अगर मैं आपको बात करूं ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, तो आपको बताया है 2 चीजें। कैसे? अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन करना है तो एक तो है ई रिक्शा वाला, ये वाले में भी यूज़ करते हैं। अभी आने वाले अलग ही तरह का युग शुरू होने वाला है, जहां पे हम बात करेंगे हाइपरलूप के बारे में। हाइपरलूप क्या होगा? एक तरह की टनल होगी, एक तरह की ट्यूब होगी, जिसके अंदर आपको ट्रेवल करना होगा। ट्रेवल कैसे करना होगा और वहां पे कैसे यूज़ होगा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। देखो, हाइपरलूप जो है एक कॉन्सेप्ट है जो किसने दिया है? स्पेसएक्स के फाउंडर, बताओ किसने? एलन मस्क ने, ठीक है। उन्होंने दिया है ये कॉन्सेप्ट। इसके अंदर होता क्या है, एक बड़ी ट्यूब होती है, ट्यूब के अंदर कैप्सूल्स या पोर्ट्स पहले से ही रखे हुए होंगे, जहां पे इंसान अंदर बैठ जाएंगे। जब इंसान वहां पे बैठ जाएंगे तो वहां पे इंसानों के बैठने के बाद में हम मैग्नेटिक फील्ड लगा सकते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। उस तरह से वो आपको पता है, पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नॉर्थ साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, बाकी रिपेल करेंगे, है ना। उसके अंदर से सारा पंप करके जो भी एयर है उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो एयर प्रेशर उसके ऊपर नहीं लगने वाला है। जब एयर प्रेशर नहीं लगने वाला तो क्या हम अच्छी स्पीड अचीव कर सकते हैं? यस, हम बहुत अच्छी ट्रांसपोर्टेशन की स्पीड अचीव कर सकते हैं। और उसको हम अगर इतने हाई स्पीड से चला दें तो उससे एक ऐसा कॉन्सेप्ट निकल के आया है कि जैसे यहाँ मुंबई से पुणे की डिस्टेंस अगर 2 आवर्स में कंप्लीट होती है, तो आने वाले टाइम में हम उसको 15 to 20 मिनट्स में कवर कर लेंगे। मतलब इतनी स्पीड से, मतलब क्या ये एरोप्लेन की स्पीड से भी ज़्यादा चलती है? हाँ, इसकी जो स्पीड है, हाइपरलूप की जो स्पीड होने वाली है, वो होगी मोर देन एरोप्लेन स्पीड, मोर देन स्पीड ऑफ किसकी? एरोप्लेन। एरोप्लेन की स्पीड से भी ज़्यादा से भागेगा वो। ओके, कहाँ पे? सड़क पे। मतलब ऑब्वियसली उसके लिए पोल्स खड़े करे जाएंगे और उसके ऊपर उस ट्यूब को बिछाया जाएगा, जहाँ से आप हाइपरलूप के बारे में सोच सकते हैं। एक नए टाइप का ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम बनेगा ये आने वाले टाइम पे, ठीक है। इसका ट्रायल चल भी रहा है इवन मुंबई के अंदर, और दुबई के अंदर भी इसका काम चला हुआ है, ठीक है। यूएस में भी इस पे काम कर रहे हैं लोग। इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहाँ यूज़ हुई सर? देखो, इसकी जो छत होगी उसके ऊपर सोलर पैनल्स बिछे होंगे, जो क्या करेंगे? सनलाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे। अगर इस तरह का काम होगा तो किस ब्रांच के अंदर आएगा केमिस्ट्री की? ऑब्वियसली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर ही आएगा। समझ आया क्या? ट्रांसपोर्टेशन का एक बेहतरीन मीडियम इसका ही एग्जाम्पल है। किसका? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। अब देखो दूसरा चीज़ क्या है,
रिसर्च के अंदर इसको यूज़ किया जा सकता है। कैसे किया है? मैंने खुद किया है, मैंने ये रिसर्च करी हुई है, इसलिए मैं इसको बता भी सकता हूँ। इसको पहले आप नोट कर लो, इतना नोट कर लो। रिसर्च केस के अंदर इसको यूज़ किया जा सकता है बड़े आराम से, और मतलब बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, मतलब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ही काम किया जा रहा है। आज के टाइम पे भी इतना बेहतरीन काम होता है इसके ऊपर कि आने वाले टाइम पे एक ट्रांसपोर्टेशन का तो मीडियम ये बन सकता है, एक दूसरा भी बन सकता है हाइड्रोजन, उसके ऊपर काम करना चाह रहा है, हाइड्रोजन फ्यूल के बारे में। होता क्या है, देखो होता ये है कि आपके पास में कोई भी अगर फ्यूल है, अगर आप उसको जलाओगे तो जलने से क्या बनेगा? फॉसिल फ्यूल, मतलब CO2 निकलेगी, मतलब मीथेन निकलेगी। मतलब क्या है? एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा हार्म करती हैं ये गैसेस। अगर ये एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा हार्म करती हैं गैसेस, तो उसके लिए क्या होगा? हमें एक ऐसा अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो। ठीक है, अगर आप क्या बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड को जलाओगे या निकलेगी वो गैसेस बाहर निकलेगी, तो उस टाइम पे क्या होगा? वो इन्वायरमेंट में ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर जाती हैं, तो उसकी वजह से ओजोन लेयर में प्रॉब्लम होती है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है, टेम्परेचर बढ़ता है अर्थ का। उसके लिए हमने सोचा कि एक ऐसा रीयूजेबल एनर्जी निकलनी चाहिए जहाँ से हम हाइड्रोजन को बना सकते हैं। किससे? पानी से। पानी से बन सकता है। कैसे बन सकता है आपको पता है, वाटर है H2O, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। अगर आपको ये चाहिए तो आप क्या करोगे? 2H प्लस O2, यहाँ से आपको हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी, यहाँ से आपको ऑक्सीजन गैस मिल जाएगी। अगर आप कुछ ऐसा यूज़ करो कि इसकी केमिकल एनर्जी को या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप लगा के इसको स्प्लिट करा दो, इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइसिस। आप उसको समझोगे भी आगे कैसे होता है, वो सब चीज़ें ज्ञान की बातें हैं, सब समझोगे। एक हाइड्रोजन गैस बनेगी, एक ऑक्सीजन गैस, इस तरह से आपके सामने गैसेस बन आएगी। आप जो है हाइड्रोजन गैस को स्टोर कर लीजिए। स्टोर करने के बाद में आप इसकी इलेक्ट्रॉन एनर्जी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब 1 किलोग्राम अगर आपके पास हाइड्रोजन है तो उसको आप बहुत अच्छे टाइम से और बहुत अच्छे तरीके से रीयूज़ कर सकते हो। कहाँ पे? कहीं भी जहाँ आप चाहो। देखो यहाँ से अर्थ से अगर स्पेस के अंदर हमें रॉकेट्स प्रोजेक्ट करने, तो उसके लिए भी हम जनरली हाइड्रोजन गैस फ्यूल का ही यूज़ करते हैं। बहुत ही हाई एनर्जी डेंसिटी होती है। तो क्या हम इससे व्हीकल भी चला सकते हैं? यस, चलाया जा सकता है। अगर आपके पास में हाइड्रोजन फ्यूल है, टैंक के अंदर भरा हुआ, व्हीकल के अंदर भरा हुआ, कार के अंदर भरा हुआ, तो ऑक्सीजन तो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है ही, तो वो उससे रिएक्शन करेगी। रिएक्शन करने के बाद क्या होगा? ऑब्वियसली ये जलेगा, जलने के बाद में H2O बनेगा, जो बाहर भी निकलेगा H2O, पानी से ही अंदर गया, पानी से हाइड्रोजन गैस बनी। कैसे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कुछ यूज हुआ है और वहाँ से फिर वापस ही पानी निकल के आ गया। तो इस तरह से हम पानी से चलने वाले व्हीकल्स आने वाले टाइम पे बना सकते हैं। किसका यूज़ करके? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बेहतरीन यूज़ करने के बाद में। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूज़ करेंगे हम कैसे? जहाँ से हम पानी से हाइड्रोजन बनाएंगे और उस हाइड्रोजन से चलने वाले हाइड्रोजन फ्यूल्ड व्हीकल, इनको चलाएंगे और इससे हमारा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, मतलब पोल्यूशन फ्री एक ऐसे ट्रांसपोर्टेशन को हम आगे आने वाले टाइम में शुरू कर सकते हैं। किसने करा भी है ऐसा, या फिर क्या हवा की बात है? नहीं, US और इंडिया का एक कंबाइंड प्रोजेक्ट भी है, इस पे वो काम भी कर रहे हैं। साथ साथ जापान ने तो पानी पे चलने वाली, हाइड्रोजन पे चलने वाली ट्रेन भी बना दी है। ठीक है, तो ये थी, इसके अंदर रिसर्च को लेके बहुत बड़े लेवल पे इसको काम किया जाता है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री छोटा सा ही फील्ड नहीं है, बार बार हर जगह जहाँ जहाँ आप देखोगे बहुत जगह पे इसका यूज़ किया जाता है। नोट करो इसको। ठीक है, इस तरह से आप कहीं भी रिसर्च के अंदर इसको यूज कर सकते हैं। रिसर्च के अंदर इसको यूज किया जा सकता है। इतने बड़े लेवल पे इसको
कराया जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को, है ना, इतने बड़े लेवल पे इसको प्रोजेक्ट किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन के अंदर और सब चीजों के अंदर। इसलिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत ही बड़ा, बहुत ज्यादा बड़ा, बहुत वास्ट लेवल पे फैला हुआ एक इतना बड़ा केमिस्ट्री के ब्रांच है जहां जिसका आप यूज और बार कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के अंदर करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें होती हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। फिनिश। आप जो है इसको पूरे को रिवाइज करके आए, पढ़ के आए, समझ के आए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे बढ़ेंगे, कैसे पढ़ना है उसको, उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।